हमारा मुतालबा ये है कि उनका हम एहतसाब करेंगे जिन्होंने रात के अंधेरे में एक जाली इजलास बुलाया और उसमें इस फैसले को उन्होंने किया। मुतालबा है सबसे पहले कि एग्रीमेंट को सरेआम लाया जाए। बलूचिस्तान का हर फर्द का मुतालबा है कि एग्रीमेंट को सरेआम लाया जाए कि रेको देख या बलूचिस्तान वो सेनेट का लड्डू नहीं है कि जो आप उसको मुफ्त में जाके हड़प करेंगे और उसको बेचेंगे। ये क्या कि खाक हुए हम जहाँ वहीं के नहीं, ये क्या कि खाक हुए हम जहाँ वहीं के नहीं, जो यहाँ के नहीं तो हम कहीं के नहीं। वफ़ा सरिश्त में होती तो सामने आती, वफ़ा सरिश्त में होती तो सामने आती, वो क्या फलक से निभाएंगे जो ज़मीन के नहीं। का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने हक़ के आवाज़ को सियासी तरीके से मीडिया, पूरे दुनिया और अपने सियासी कारकुनों के सामने पेश करने के लिए आज का इस सेमिनार का इनेकाद किया। आज के इस महफिल में तमाम सियासी, समाजी, तालिब इल्म, वकला, हमारे बेटियां, बहनें, इन सब को खुशामदीद कहते हैं। हमारे जो साथी आए यहाँ मुझसे पहले, उन्होंने बातचीत की, हर पहलू पे बात हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर करके अपना बात समेटते हुए अपना नुक्ते नज़र आपके सामने रखूं। उससे पहले मैं आज सुबह एक किताब देख रहा था, चंद अशार मेरे सामने से गुज़रे। मैं अगर इजाज़त दें तो उन अशार को आपके सामने पेश करूं। ये क्या कि खाक हुए हम जहाँ वहीं के नहीं, ये क्या कि खाक हुए हम जहाँ वहीं के नहीं, जो यहाँ के नहीं तो हम कहीं के नहीं। वफ़ा सरिश्त में होती तो सामने आती, वफ़ा सरिश्त में होती तो सामने आती, वो क्या फलक से निभाएंगे जो ज़मीन के नहीं। मोहतरम हाज़रीन, बलूचिस्तान या इस मुल्क के मामलात का तारीख़ तो बहुत ही तवील है, पेचीदा है, तल्ख़ है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ कि मुख्तसर बात, जामे बात, अपना आप सब का पैगाम इस्लामाबाद या वो सियासी लोग जो बलूचिस्तान के मामलात पे संजीदा नहीं है, उनके तरफ किस तरीके से पहुँचाऊँ। यहाँ इमरान खान साहब का एक ट्वीट से मुझे याद आया। उन्होंने ट्वीट किया था कि हम रेकोदिक को आलमी मंडी में बेच के, उन्होंने कोई महज़ब लफ्ज़ ईजाद किया होगा, मगर बेच के पाकिस्तान के कर्ज़े उतारेंगे। मैं यहाँ से अपना बात शुरू करता हूँ कि हमारा मुतालबा ये है कि पहले तो आप जिस पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो आज का पार्लियामेंट जिसको मैं एक पॉलिटिकल सर्कस समझता हूँ, उस सर्कस में बैठे हैं जो लोग हमारा नुमाइंदगी करने के हवाले से बैठे हैं। पहला मुतालबा ये है कि जो लोग अपने आप को आप, मुझ समेत सबका नुमाइंदा समझते हैं, वो एक सवाल लाएं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में कितने कर्जे लिए हैं और उन कर्ज़ों को कहाँ कहाँ खर्च किया है। इस बात का भी जवाब दें कि 6% जो पाकिस्तान के आईनी हमारा हक बनता है मुलाजमतों में और जो बजट में, क्या इस 100 अरब के कर्ज़े को, जो बैरूनी कर्ज़ा है,
उसका 6% हमारे सूबे पे खर्च हुआ भी है या नहीं हुआ। पहला सवाल ये मेरा इमरान खान से। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के वसाइल का अक्सरियती सरमाया इस मुल्क के किस इदारे पे खर्च होता है, ये जवाब भी वो दे और पता चले कि अक्सरियत किस इदारे ने हड़प किया है। तो फिर अगर हम 4 भाई हैं, अगर का सवाल है, क्योंकि इनका इस मुल्क के विफाक का हमेशा रवैया मुजरमाना रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ अगर हम भाई हैं तो फिर बैठ के हिसाब पहले करें कि बलूचिस्तान पे क्या इस 100 अरब में से कुछ खर्च हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद ये फैसला हो कि किस इदारे ने सबसे ज़्यादा इस मुल्क के वसाइल को अपने ऊपर खर्च किया है। फिर बैठ के हिसाब ये हो कि किस इदारे के पास कितने बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, वो भी इस कर्ज उतारने में अपना एसेट्स बेचे, नीलाम करे, किसी को गिरवी रखे और बैनुल अक़वामी कर्जे दे। वरना इस तरीके से लावारिस बलूचिस्तान को जो लोग लावारिस समझते हैं और वो ये समझते हैं कि एक दफ़ा हमने चाइना पे बेचा सीपैक को, और पाकिस्तानी ड्रामेबाज जो लोगों को बहुत खुशनुमा नारे और ख्वाब दिखाते हैं, कहते हैं कि 52 अरब डॉलर आएगा। 52 अरब डॉलर कम से कम हमारे सूबे में नहीं आया ना। हमने सीपैक के एग्रीमेंट को देखा। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि ये मुतालबा हमारा है कि पहले बैठ के इस मुल्क के पार्लियामेंट ने ये फैसला करना है कि इस अरबों के जो डॉलर्स के कर्जे हैं उनको किसने हड़प किया है, और ये पहले फैसला हो। एक सवाल जाना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, एक सवाल जाना चाहिए सेनेट के अंदर कि इस मुल्क पे किस किस ने कितना कर्जा लिया। क्या बलूचिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर था? क्या डिक्टेटर बलूचिस्तान के थे? क्या इस मुल्क के जो कर्जे लिए गए वो बलूचिस्तान पे खर्च हुए कि इमरान खान अपने ट्वीट के ज़रिए हमारा अरबों का जो है खरबों का मुस्तकबिल को वो एक ट्वीट के ज़रिए बेच के और ये फैसला करते हैं और खुशखबरी पता नहीं किसको सुनाते हैं। मैं पॉलिसी साज इदारों को ये तंबीह करना चाहता हूँ, उनके टाउट्स जो इस सूबे में सियासत के नाम पे हम पे मुसल्लत है, हमारे इस्तेसाल करते हैं, उनको ख़बरदार करना चाहता हूँ कि रेको देख या बलूचिस्तान वो सेनेट का लड्डू नहीं है कि जो आप उसको मुफ्त में जाके हड़प करेंगे और उसको बेचेंगे। यहाँ इस सूबे का हर शख्स, हर तालिब इल्म, पश्तून, बलोच, हज़ारा, सेटलर जो इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं और यहाँ अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, वो इसका सियासी और समाजी मुज़ाहमत करेंगे और उस मुज़ाहमत के ज़रिए इस लूट मार के रास्ते को हम रोकेंगे। वरना ये तरीका नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने रात के अंधेरे में इन कैमरा एक असेंबली का जो है एक इजलास बुलाया, पहले तो उनका एहतसाब होना चाहिए कि ये एक कौमी सरमाया है, इस सूबे का सरमाया है, ये एक विफाकी इकाई है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस नहीं है, विफाकी इकाई है। पाकिस्तान का आइन 1940 का करारदाद, मोहम्मद अली जिन्ना और खान कलात का एग्रीमेंट इस बात का, इस विफाक को पाबंद करता है कि इसके वसाइल और सरजमीन पे विफाक का डायरेक्ट कोई इख्तियार नहीं है। मगर यहाँ ये जुल्म और ज़्यादती की, और रात के अंधेरे में यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो हमारा पार्लियामेंट जिसके शक्ल गिदान की तरह बना के हमको ठगते हैं, हमारा असम्बली है, वहाँ ये फैसला हुआ। क्यों फैसला हुआ? हमारा मुतालबा ये है कि उनका हम एहतसाब करेंगे जिन्होंने रात के अंधेरे में एक जाली इजलास बुलाया और उसमें इस फैसले को उन्होंने किया। मुतालबा है सबसे पहले कि एग्रीमेंट को सरेआम लाया जाए। बलूचिस्तान का हर फर्द का मुतालबा है कि एग्रीमेंट को सरेआम लाया जाए, और सरेआम लाने के बाद फिर हम फैसला करें कि एक क्या इसका ये शराइत हमें कबूल है या कबूल नहीं है। क्योंकि यहाँ रेकोदिक में सिर्फ सोना, चांदी
और कॉपर नहीं है, यहाँ 12 और 16 किस्म के स्ट्रेटेजिक रेयर मिनरल्स भी हैं। वो कैसे हमें पता चलेगा साइंदक की तरह पिछले 40 सालों से उसको लूट रहे हैं? हमको आज तक भी पता नहीं चला साइंदक से क्या निकला, कितना निकला, और उसके साथ कितने वापस हमारे तरक्की और खुशहाली पे खर्च हुआ। कल मैं जब अपने साथियों के साथ एक मीटिंग कर रहा था तो खुशदार से किसी हमारे भाई का फ़ोन आया। उसने कहा कि PPL वालों ने बलूचिस्तान माइनिंग एंटरप्राइज़ को एक बहुत अरसे से ज़मीन दे दिया है और उसमें माइनिंग हो रहा है, 46 साल से माइनिंग हो रहा है और उसमें बेराइट निकल रहा है। बेराइट भी एक बहुत दुनिया का कीमती और एक नायाब एक मिनरल है जिसको माइनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। उसने कहा मगर जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है बेराइट का खुशदार में 2.5% लोकल पे खर्च होगा, बाकी सूबे में आएगा। बेराइट तो अपने जगह पे, मगर वहाँ से कुछ और मिनरल्स भी निकाल रहे हैं और आज भी वहाँ के लोग इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं। ये लूटमार को बंद होना चाहिए और जाली पॉलिटिकल प्रोसेस को हम और आप रोकेंगे, क्योंकि वफाक इसको नहीं रोकेगा, क्योंकि वफाक एक साम्राज्य तरीके से बलूचिस्तान के तमाम वसाइल को लूटमार करना चाहता है। इसका एक मैं आपको तारीखी मिसाल दूँ, अगर आप इजाज़त दें। जब सिकंदर मकदूनी ने ईरान पे हमला किया और उसको फतह किया, कुछ अरसे बाद सिकंदर चाहता था कि ईरान पे काबिज रहे, तो उसने अपने मुल्क में एक चिट्ठी भेजा कि मुझे एक बहुत बड़ा लश्कर का ज़रूरत है। तो वहाँ से दो अफराद आए और 2 अफराद को जब सिकंदर मिला थोड़ा सा भरम हुआ। उसने कहा मैंने आपसे एक लश्कर मांगा था कि मैं सरजमीन पे काबिज होऊंगा, आप 2 शख्स क्यों आए? उन्होंने कहा आप अपने तमाम पॉलिसी मेकर्स को बुलाएं, जो उनके जर्नल हैं, जो उनके गवर्नर हैं, जो उनके बड़े बड़े सालार हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। तो वो जो 2 शख्स आए मैसेडोनिया से, उन्होंने जब मीटिंग की, उन्होंने कहा कि आपने 2 काम करना है ईरान या फ़ारस की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए। कोई बड़ा फ़ौज का ज़रूरत नहीं है, आपने 2 काम करना है। पहला काम यह है कि फ़ारस के सरजमीन के जो मकामी नाअहल लोग हैं, उन नाअहलों को बड़े बड़े ओहदों पे आपने जाके उनको बिठा देना है। और उन्होंने एक लिस्ट दी, मसलन गवर्नर करना है, वज़ीर काजी बनाना है, उनको पुलिस में डालना है, उनको पटवारी फलाना जो भी उस दौर के होते थे, तो उनको बिठाए। तो सिकंदर ने सवाल किया, तो हमने कल इनको शिकस्त दी, आज हम उन्हीं लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे बिठाएंगे। तो उन्होंने कहा दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने जो गल्ला है, जो खुराक है, उसको अपने कंट्रोल में रखना है। वहाँ गोरा साहब बैठेगा, वहाँ गोरे को आप बिठाएं, बस आपका काम ठीक होगा। तो सिकंदर ने कहा कैसे ठीक होगा? उसने कहा कि जो मकामी नाअहल लोग हैं वो अपने लोगों के साथ जुल्म करेंगे, उनका इस्तेसाल करेंगे, चोर को आज़ादी मिलेगा, शरीफ को जेल में डालेंगे, किसी का ज़मीन किसी को उठा के पटवारी साहब दे देगा, गवर्नर किसी के साथ क्या करेगा और बड़ा जुल्म होगा। जुल्म के बाद नाइंसाफ़ी, जुल्म के बाद नाइंसाफ़ी के बाद इफलास, भूख, गुर्बत होगा। तो फिर वो आपके गोदाम में आके गोरे साहब से 1 बोरी गंदम मांगेंगे और नारा लगाएंगे भाई सिकंदर साहब जिंदाबाद, हमारे मकाम ऐसे। वफाक ने यहाँ बार बार ऐसे किया है, रातों रात ऐसे किया है, और इसका मुजाहिमत हम और आपको करना पड़ेगा, बहुत ही संजीदा तरीके से करना पड़ेगा। जब भी आवाज़ हो आप एक आवाज़ बन के अपना दिफा करें। मुझे किसी ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 3.5 साल से हमेशा हम आपको देखते हैं, आप अदालत में भटक रहे होते हैं, आपके साथी भी आते हैं। क्या ज़रूरत है आप चुप करके घर बैठे? आपका तो फैसला 120 दिन में होना चाहिए था, अब 1000 दिन हुए आपका फैसला नहीं हो रहा। मेरा सिर्फ जवाब ये था कि मैं इस मुल्क के निज़ाम को जब भी अदालत जाता हूँ, उस निज़ाम को आईना दिखाता हूँ कि आप कितने इस्तेसाली और जुल्म, उनको आईना दिखाता रहता हूँ मैं। आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, यहाँ के हर शख्स को पता है कि अदालत से इंसाफ नहीं मिलता है, ना इक़्तिदार मिलता है, यहाँ बूट पॉलिशी से मिलता है। मगर मैं अदालत में इसलिए जाता हूँ कि मैं इस निज़ाम को आईना दिखाता हूँ कि आपका इस्तेसाल, जुल्म, नाइंसाफ़ी यहाँ तक है कि आप हमारे लोगों को पहाड़ों पे बेचते हैं, और जितने लोग पहाड़ों में गए उसका ज़िम्मेदार इस मुल्क का निज़ाम है कि जिसने
ठगी टोरी के रास्ते इस मुल्क को, इस सरजमीन को लूटा है, उसका हमने मुकाबला करना है और हमने इस निज़ाम को दिखाना है। साथ साथ मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि हमको एक बहुत ताबनाक ख्वाब हमको दिखाया गया रेको दिक का। आज तक किसी एक फर्द को, शायद पाकिस्तान का वो जो नाम निहाद पॉलिटिकल सर्कस में जो वज़ीर आज़म है, उसने भी वो सीपैक का एग्रीमेंट नहीं देखा होगा। हम क्या उसको देखेंगे, उसने भी नहीं देखा होगा। शायद वो एग्रीमेंट GHQ में किसी ने रखा हो, वही उसको चला रहे होंगे। अब इसका हल क्या है, किस तरीके से हम अपना ये तमाम मामलात करें। अब एक नया तनाज़ा रियासत, उसके इदारे, उसके टाउट पॉलिटिशियंस शुरू करना चाहते हैं। मसलन यहाँ हर पहाड़, हर नदी, हर मैदान, हर वादी कबाइल के दरमियान में उनका एक कदीमी तकसीम है। मगर पिछले हुकूमत ने एक केस किया और कहा कि यहाँ कबाइल का कोई ज़मीन नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे फैसले हैं। यहाँ फैसला ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना और खान कलात का कि यहाँ कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, हर कबीले का अपना ज़मीन है और फिर उनका अंदरूनी तकसीम है। मगर अदालत में आज का हुकूमत वहाँ गया है, मगर जिन लोगों ने कुद्दूस को लाया उनका ये भी डील नहीं हुआ कि भाई इन केसों को वापस लें, वरना फिर आप यहाँ खाने जंगी शुरू करेंगे, लोग केस करेंगे, अदालतों में जाएंगे। एक और नया फसाद, एक नया ड्रामा हमारी रियासत ने शुरू कर दिया है। अब हमारे कबायली ज़मीनों को, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो रियासत का था कि इनका पैमाइश करता है, इनके जो है सनदात देखते, इनको पटवार खाने में दर्ज करते। आज जहाँ पैमाइश नहीं हुआ उनको ले जाके सरकारी ज़मीन बना रहे हैं। तो कैसे सरकारी ज़मीन, कौन सा सरकार है इस मुल्क में, जब हम एक विफाकी इकाई है, कोई इस किस्म का मामला नहीं है। यहाँ आगा साहब ने बहुत तफसीलन रेको दिक पे बात किया। यहाँ समर मुबारकमंद का भी बात हुआ। मैं इन तमाम मामलात में था और मैं इसमें मुज़ाहमत करते करते मैं ये समझा कि हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस के पैदावार हैं। हम अपने आवाज़ को इस सरजमीन के लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि फिर हम समझे कि विफाक हर हालत रेको दिक को बेचना चाहता है। मेरे भाई मुज़ाहमत करते करते मैंने इस्तीफ़ा दिया और फिर घर आके बैठे। यहाँ समर मुबारकमंद का बात ही हुआ। यहाँ तय ये हुआ कि आज टेक्नोलॉजी दुनिया से ख़रीदा जा सकता है। बेसिक उसका फोकस ये था। टेक्नोलॉजी कहीं आप खुद ईजाद करते हैं, ज़िंदा कौमें, कुछ कौमें जिनके पास वसाइल हैं वो ख़रीद सकते हैं टेक्नोलॉजी। फिर मैनेजमेंट भी आप ख़रीदेंगे, फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके अपने मामलात को चलाएंगे। यहाँ इस तरीके से हम समझ रहे थे कि रेको दिक का जो प्लांट है, जो प्यूरिफिकेशन प्लांट है, जहाँ हमारे मिनरल्स को अलहदा किया जाएगा, उसका यहाँ होना चाहिए तमाम मामला, ताकि हमको पता चले कि यहाँ क्या क्या निकल रहा है और हमारे अपने सूबे इसको वो करें। बेसिकली ये था। यकीनन हम हॉस्पिटल भी नहीं चला सकते हैं, मगर जहाँ हमको संजीदगी से अब आगे बढ़ना पड़ेगा, वो भी मैनेजमेंट को भी हम ख़रीद सकते हैं, मगर अपने सूबे में वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये हुआ कि अय्याशी पाकिस्तान के कर्ज़ों पे किसी और ने किया, बेच रहे हैं कभी सीपैक को, ग्वादर को, कभी जो है साइंदक को बेच के अब हड़प कर गए। अब आगे इसको इन्होंने ख़त्म करना है जिस तरीके से बेचा। कतन कबूल नहीं है रेको दिक का नया मुआहदा जब तक सामने आएगा। मैं ये समझता हूँ कि यकीनन आप सब आज सुन रहे हैं और हमारा आवाज़ कहीं ना कहीं पहुँचेगा। यकीनन हमारा आवाज़ कमज़ोर होगा, मगर यहाँ वकला भी बैठे हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठे हैं, यहाँ दानिश्वर बैठे हैं, यहाँ जो सियासी कारकुन बैठे हैं, यहाँ तालिब इल्म बैठे हैं, ख़वातीन बैठे हैं। अपने मुस्तकबिल का दिफा करने के लिए हमने जद्दोजहद को मुनज़्ज़म और तेज़ करना है, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल का दिफा करने के लिए हम अपने कुर्बानियाँ दें, मगर एक पॉलिटिकल जद्दोजहद के ज़रिए उन टाउट्स को भी आइसोलेट करें जिन्होंने रात के अंधेरे में सब कुछ को बेचा, और वो जो पॉलिटिकल जो है नाम निहाद लोग अचानक
जो है ज़मीन से उभर आते एजेंसियों के ब्रिगेडियर खालिद फरीद के कहने पर उनका भी रास्ता रोकना होगा। ये एक तवील जंग है। मैं उन रियासती पॉलिसी इदारों को कह रहा हूँ कि आप इसको आसानी से हज़म नहीं कर सकेंगे। इस तवील जंग को हम बहुत तेज़ी से आगे ले जाएंगे। आपने जब तक बलूचिस्तान के विफाकी जो हैसियत को कबूल नहीं किया है, आपने उन एग्रीमेंटों को सामने नहीं लिया है और हकीकी नुमाइंदे उसको देखें, टेक्नोक्रेट्स इस सूबे के उसको देखें, उसके बाद कोई फ़ैसला हो सके। वरना इस तरीके से लूटमार का जो है जो बाज़ार आपने गर्म किया है वो नहीं चलेगा। मैं तमाम साथियों का, मुतज़मीन का, जो हमारे इंतहाई संजीदा और सीनियर यहाँ मोहतरम आए और उनको एहसास हमको दिलाया कि सब रेकोदिक के मामले में, बलूचिस्तान के तमाम इशूज़ के मामले में संजीदा हैं और वो इसको एक जद्दोजहद और सियासी जो है मुनज़्ज़म तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। सबका मैं मशकूर हूँ और उम्मीद है कि आप रेकोदिक डिफेंस कैंपेन को आगे ले जाने में, इस कैंपेन को तेज़ करने में, इसको मुनज़्ज़म करने में अपना इनपुट देंगे, अपना ताउन करेंगे, अपना आप एनर्जी इसमें डालेंगे ताकि आइंदा आने वाले बलूचिस्तान, जैसे हम आज सुई गैस के लिए वावेला कर रहे हैं, रोते हैं, और डेरा बुगटी से लेकर कोयटा तक लोग गैस के लिए वावेला करते हैं। सर्दियों में यहाँ भी चूल्हा भी नहीं जलता। जिस तरीके से आज हम सीपैक के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मगर कुछ ताकतवर लोग ये समझते हैं कि सीपैक को वो ले गए और खा गए, ऐसे मुश्किल नहीं है, आसानी का आप खाएँ। तो हमने और आपने अपना इनफरादी और इज्तिमाई यहाँ इस सूबे के कौमें जो मौजूद है, यहाँ जो बिरादरियाँ मौजूद हैं, क्योंकि इस सूबे के मुस्तकबिल, इस सूबे के जिंद और मर्ग के साथ उनका ताल्लुक़ है, वो अपने इनपुट और एनर्जी आगे दें ताकि हम विफाक को